चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हम वैसे लास्ट की 2 क्लास के अंदर सेंटर ऑफ मास के मोशन को ही बेटा स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम एक छोटा सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद अपन फिर नई पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो एक लास्ट सवाल बचा है। सवाल रिलेटिवली टफ है, तो मैं पहले बोलता हूँ कि बेटा जिन बच्चों को भी टफ सवाल करना हो सिर्फ और सिर्फ बेटा वही लोग ही ये वाला सवाल देके, बाकी बच्चे बेटा है ना इस पूरे के पूरी क्लास को 10 मिनट आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सवाल जो है थोड़ा सा टफ तो है। ठीक है, सुनिएगा, सिचुएशन सुनिए। पहले तो आपके पास बेटा ये फिक्स्ड वॉल के बीच में बेटा एक हॉरिजॉन्टल वायर लगा रखा है, ऐसे स्मूथ वायर है, वायर कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करेगा। इस वायर के अंदर बेटा इस तरह से एक बीड है। बेटा अगर वायर ऐसे तो बीड ऐसे है। बीड मतलब बेटा आप रिंग मान सकते हो, कोई मोती टाइप मान सकते हो। ठीक, और इस रिंग का मास है m। बेटा रिंग को मैंने बीड बोल रखा है, एक ही बात है। ये एक मासलेस स्ट्रिंग है। इस मासलेस स्ट्रिंग की बेटा लेंथ आप एक बार के लिए n ले लीजिए, और इस स्ट्रिंग से एक 2m मास का पार्टिकल बांध रखा है। रिंग का मास m, मासलेस स्ट्रिंग और फिर 2m मास का पार्टिकल। ये सारा सारा हॉरिजॉन्टल है शुरुआत के अंदर, ये सारा का सारा हॉरिजॉन्टल है शुरुआत के अंदर। ठीक है, और हमने इसको रिलीज कर दिया। रस्सी हॉरिजॉन्टल है, रस्सी की लेंथ l है, और हमने सारे के सारे सिस्टम को यहाँ से रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। तो ठीक है बेटा, सवाल में तो खूब सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग है ना इस बीड का और इस पार्टिकल का जो मोशन है उसको एनालाइज करें। एक्चुअल सवाल तो थोड़ा बाद की बात है, एक्चुअल सवाल तो हम बाद में देख लेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इस m मास पार्टिकल और 2m मास का जो पार्टिकल है उसके मोशन को जज करें, बाकी अपन देख लेंगे धीरे धीरे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल है, एनालाइज मोशन ऑफ बीड एंड पार्टिकल। बेटा बीड और पार्टिकल का जो मोशन है उसको जज करना है। इतना तो तय है कि बेटा बीड जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइन की लोंगी मूव कर सकती है। बीड तो सिर्फ और सिर्फ तार के अंदर ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, आगे जा सकती है, पीछे आ सकती है, और तो क्या करेगी। ठीक, तो चलिए दोनों को जज करते हैं, आराम से कर लेंगे बेटा सब कुछ। जैसे बेटा ये 2m मास का पार्टिकल थोड़ा सा भी नीचे आएगा, बेटा आपकी जो रस्सी है उसमें टेंशन आ जाएगी। जैसे रस्सी में टेंशन आएगी बेटा वैसे ही हम इस बात को जानते हैं कि कहानी कुछ ऐसी होगी। बेटा एक्चुअल सवाल नहीं लिख रहा हूं, अभी तो सिर्फ हम मोशन जज कर रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये बेटा आपकी वायर बीड जो है बेटा वो मान लेते हैं यहां कहीं। बेटा आपका 2m मास का पार्टिकल बेटा मान लेते हैं कि यहां कहीं। ठीक है, इस पर टेंशन लगेगा T ऐसे, इस पर टेंशन लगेगा T ऐसे। रस्सी सिर्फ और सिर्फ पुल करती है, पुश करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर मान लीजिए किसी टाइम पर रस्सी ने अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर थीटा बना रखा है, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इस बीड पर इस तरफ फोर्स लग रहा होगा T cos थीटा, इधर की तरफ लग रहा होगा T sin थीटा, नीचे की तरफ mg भी है। T sin थीटा और mg कारण ये जो बीड है ये आना चाहेगी ऐसे नीचे। बेटा जैसे ही नीचे आना चाहेगी तो रॉड उतना ही नॉर्मल लगा देगा ऊपर। तो रॉड जो होगी बेटा वो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगा देगा, जिसकी वैल्यू भी हम समझ गए कितनी है, mg प्लस T का sin थीटा। लेकिन इतना तो तय है कि इस तरफ एक फोर्स है T cos थीटा। जो T cos थीटा है वो ऑब्वियस बात है कि इस बीड को इस तरफ ले जाएगा। तो पक्की बात है कि बीड जो है वो ऐसे राइट जाएगी, बीड राइट जाएगी, और ये 2m मास तो इधर आना तय है। तो बीड जो है वो लगातार राइट जाएगी, और T cos थीटा अगर इस तरफ लग रहा है तो लगातार इस तरफ उसकी वेलोसिटी को भी बढ़ाएगा, वेलोसिटी को भी ऑफ कोर्स बढ़ाएगा। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद में बेटा क्या होगा कि ये आपका वॉल, बेटा ये आपकी वॉल, आपकी बेटा रिंग चलते 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 इधर आएगी, बेटा बीड चलते 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 नीचे आएगी। थोड़ी देर बाद बेटा हो सकता है कि आपकी बेटा बीड यहाँ पहुँच जाए,
पार्टिकल यहां पहुंच जाए, ये 2m, इस पर टेंशन लगेगा ऊपर, इस पर टेंशन लगेगा नीचे, इसका मास बड़ा m, इसके पास कोई ना कोई बड़ा वेलोसिटी होगी इस तरफ, इसके पास बड़ा कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इस तरफ। ठीक, एक बड़ा टाइम ऐसा आएगा जब बड़ा आपके सारे के सारे जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से वर्टिकल हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बड़ा इसके पास वेलोसिटी इस तरफ है, इसके पास वेलोसिटी इस तरफ है, बड़ा आपकी स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी। वो वाला डायग्राम भी बना देता हूँ। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद में क्या होगा, डायग्राम विल बी लाइक दिस, बड़ा डायग्राम विल बी लाइक दिस। मैं मिटा दूं, अब बड़ा मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं। डायग्राम विल बी लाइक दिस। थोड़ी देर बाद में ही डायग्राम विल बी लाइक दिस कि आपका m मास इधर, 2m मास इधर, इस m मास के पास बड़ा वेलोसिटी होगी इस तरफ, टेंशन ऑफ कोर्स ऐसे होगी, इस पर टेंशन ऐसे होगी। टेंशन का एक कंपोनेंट u आएगा, वो ऑफ कोर्स बड़ा इस वेलोसिटी को घटाएगा। अगर बड़ा वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी तो बड़ा ये चलते 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 बड़ा कहीं ना कहीं जाएगा और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये बड़ा लगातार ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करें तो हम एक बात बोल सकते हैं कि जब इसकी स्पीड 0 होगी और इसकी स्पीड 0 होगी तो वापस से वही हाइट आ जाएगी जो शुरुआत में थी, बड़ा वही हाइट आ जाएगी। इसका मतलब ऐसा होगा कि फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका m मास का पार्टिकल बड़ा मान लीजिए यहां कहीं आ जाएगा और आपका 2m मास का पार्टिकल यहां आ जाएगा। पहले m इस तरफ था और 2m इस तरफ था। अब क्या होगा, एक इंस्टेंट के लिए ऐसा होगा, उस टाइम बड़ा इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। अब कैसे पड़े रहेंगे, नहीं ऑफ कोर्स ये नीचे आएगा। जैसे नीचे आएगा हम इस बात को समझ जाएंगे, बड़ा इस पर टेंशन आएगी ऐसे, वो लगातार इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी, बड़ा लगातार वेलोसिटी को बढ़ाएगी बढ़ाएगी बढ़ाएगी। कभी ना कभी बड़ा फिर से आपकी जो रिंग होगी वो वर्टिकल हो जाएगी, इसके पास वेलोसिटी होगी इस तरफ, इसके पास वेलोसिटी होगी इस तरफ। इस टाइम बड़ा आपके इस m मास के पास वेलोसिटी होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका बड़ा फिर से रस्सी यूँ हो जाएगी, जैसे रस्सी हो जाएगी टेंशन ऐसे होगी, वेलोसिटी ऐसे होगी, टेंशन का एक कंपोनेंट पीछे की तरफ आएगा और लगातार वेलोसिटी को घटाएगा। तो इससे में एक बात समझ में आ गई कि m मास का जो पार्टिकल है वो यूं ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। यहाँ पर स्पीड 0 है, पहले स्पीड बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। सबसे ज़्यादा स्पीड तब है जब आपकी बड़ा सारे के सारे जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से वर्टिकल हो गई है। मैं फिर भी बड़ा इस सारे के सारे अरेंजमेंट को और थोड़ा बढ़िया तरीके से, मतलब और 2-3 बातें इसमें ऐड कर सकता हूँ। सुनना बेटा, मैं क्या ऐड करने वाला हूँ उन बातों को सुनना। अगर मैं कहूं कि मुझे पूरे के पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस बताओ, तो आप कहोगे कि सर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सिस्टम पर। सिस्टम मतलब बेटा पार्टिकल प्लस बीड प्लस रस्सी, ये सिस्टम है। तो इस पर लग रहा है 2mg नीचे, इस पर लग रहा है mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। मैं अलग से दिखा देता हूं बेटा, एक्सटर्नल फोर्सेस मैं एक बार आपको अलग से दिखा देता हूं। तो ये बीड बड़ा कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इस पर है 2mg नीचे, इस पर है mg नीचे और यहां बड़ा नॉर्मल है ऊपर। सर फ्रिक्शन नहीं है, नहीं बेटा तार तो स्मूथ है। सर टेंशन, बड़ा टेंशन इंटरनल फोर्स से दिखाने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखो कि पूरे के पूरे सिस्टम पर सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का फोर्स ही नहीं है। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इनिशियली दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है। इसका मतलब आपका एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल में तो हो ही रहा है। दोनों को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो ये तो ना नीचे आ रहा है ना ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे आ रहा है तो ऑफकोर्स सेंटर ऑफ मास भी तो नीचे आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट किस तरफ अलाउड है, वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, ये हमें इस बात का पता चल चुका है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज मूविंग ओनली
इन वर्टिकल डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास बेटा मूव नहीं कर रहा। अच्छी बात है, इससे बेटा हम बहुत सारी बातों का नतीजा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बेटा, मैं अब आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ, मतलब मैं फाइनल अब रिजल्ट पे आ रहा हूँ कि आखिर m मास का और 2m मास का मोशन कैसा हुआ है, मैं इस बात की रिजल्ट पे आ रहा हूँ। सुनिए बेटा, अगर ये m मास है, ये 2m मास है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर होगा। किसके नज़दीक होगा? भारी वाले के नज़दीक होगा। इसके मुकाबले इसका मास दुगना है बेटा, याद करो m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2, तो ये यहाँ का ही सेंटर ऑफ मास होगा, और ये डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो बेटा 1:2 होगा। मास का रेशियो अगर 2:1 है तो डिस्टेंस का रेशियो 1:2 होगा। 1:2 में बेटा l को अगर डिवाइड करोगे तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी l/3, ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 2l/3। यहाँ कहीं बेटा आपका सेंटर ऑफ मास है। अब अगली बात सुनना, जब आपकी सारी की सारी स्ट्रिंग वर्टिकल हुई तब क्या कहानी होगी? जब स्ट्रिंग वर्टिकल हुई तब कहानी ऐसी होगी, m मास इधर आएगा, 2m मास इधर आएगा, ये ले बेटा, तब कहानी ऐसी होगी। तब ये रहा m मास, ये रहा 2m मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? 2m मास के नजदीक होगा। मासेस किस रेशो में? 1:2 में। तो बड़ा सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस बड़ा क्या होनी चाहिए? 2:1 के रेशो में। तो सेंटर ऑफ मास बड़ा यहाँ कहीं होगा। यहाँ से कितने डिस्टेंस? l/3। बेटा यहाँ से कितने डिस्टेंस? 2l/3। तो सर सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट हुआ है। हाँ बेटा शिफ्ट हुआ है, नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है 2l/3। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, यहाँ से 2l/3 डिस्टेंस नीचे आ गया। सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं हुआ है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव हुआ है। इस टाइम पर बेटा इसके पास वेलोसिटी होगी, ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम होगी। इसके पास भी बेटा वेलोसिटी होगी, बेटा ये भी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। उसके बाद क्या होगा? उसका जैसे ही इधर जाएगा बेटा रस्सी यूं हो जाएगी, उसका टेंशन आएगा ऐसे, एक कंपोनेंट आएगा लगातार वेलोसिटी को घटाएगा। जब फिर से एक्सट्रीम पोजीशन आएगी तब बेटा कहानी ऐसी होगी, कि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करना, सेंटर ऑफ मास तो इधर ही आएगा। आपका जो 2m आएगा बेटा वो यहाँ कहीं आएगा, और आपका जो बेटा m आएगा बेटा वो यहाँ कहीं, m बेटा यहाँ कहीं। सेंटर ऑफ मास बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। ये डिस्टेंस बेटा आपके पास फिर से कितनी है? 2l/3 बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? l/3। यहाँ पर आकर एक मोमेंट के लिए m और 2m की वेलोसिटी 0 हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही पड़ रहेंगे, बेटा वापस नीचे आएंगे, फिर से बेटा 2m m ऐसे लगातार मूव करेंगे। तो अब m के बारे में क्या पता लगा? बेटा m के बारे में मुझे ये पता लगा है कि m मास की जो बीड है ये ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। क्या कर रही है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। और अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो इधर से 2l/3 से मूव करते करते इधर की तरफ 2l/3 इधर 2l/3। पहले बड़ा स्पीड बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। इस तरह का ऑसिलेटरी मोशन कर रही है अलोंग हॉरिजॉन्टल, ऑफ कोर्स अलोंग दिस वायर। तो आप कह सकते हो कि बीड इज परफॉर्मिंग oscillatory motion of amplitude। कितना एम्पलीट्यूड बेटा? कितना एम्पलीट्यूड? तो आप बोलोगे सर एक तरह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे 2l/3 इधर और इससे 2l/3 इधर, इससे 2l/3 इधर और 2l/3 ऑफ एम्पलीट्यूड 2l/3। ऐसे लगातार ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। फेयर एनफ, ये बात समझ आ गई। अब दूसरी बात कि आखिर ये जो 2m मास का पार्टिकल है इसका मोशन कैसे? इसका मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, बट आई कैन एक्सप्लेन यू। सुनना बेटा। अब 2m मास का मोशन कैसा होगा इसके लिए बताता हूं बेटा। थोड़ी देर बाद में ये m मास आगे चला जाएगा और ये 2m मास थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। 2m मास ऊपर, मान लेते हैं कि m मास के पास बड़ा वेलोसिटी v है। ऑफ कोर्स बेटा ये वाली वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम है। क्यों?
क्योंकि इस पर टेंशन लग रहा है ऐसे, उसका एक कंपोनेंट है पीछे, वो लगातार स्पीड को घटाएगा। अब सुनना, इस बीड और इस पार्टिकल के बीच में अगर मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाऊं, मतलब कि रस्सी की लेंथ ना तो बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि इस बीड के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल के पास जो भी वेलोसिटी होगी वो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि इस रस्सी की लेंथ ना बढ़े ना घटे, तो इसका मतलब इस बीड के रेस्पेक्ट में इस 2m मास के पास जो वेलोसिटी होगी वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ 2m विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, द वेलोसिटी ऑफ 2m विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी v डैश प्लस v। ये जो v डैश थी ये तो किसके रेस्पेक्ट में थी? बीड के रेस्पेक्ट में। अगर आपको ग्राउंड की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए तो बीड की वेलोसिटी को इसमें ऐड कर दो, तो जो भी उसका मोशन होगा उस v डैश और v का रिजल्टेंट होगा। लेकिन सर मोशन के बारे में क्या बोल सकते हो? बेटा मोशन के बारे में एक बात बोल सकता हूँ कि जो 2m मास का पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ग्राउंड से नहीं, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट दिस। बेटा दिस मतलब ये बीड, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट बीड। ये बीड के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि बीड के रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो 2m मास का मोशन ग्राउंड से जज करना थोड़ा मुश्किल है बेटा, लेकिन आप कह सकते हो कि 2m पार्टिकल, बेटा 2m मास का पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट मास स्मॉल m, ये बेटा अबाउट बीड। बीड के रेस्पेक्ट में इसका मोशन सर्कुलर है। फेयर एनफ, चल जाएगा। आगे चलिए बेटा, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल काम निपटाया है। आगे चलिए बेटा, अगला सवाल, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ बीड। बेटा बीड की अधिकतम स्पीड कितनी होगी बताओ यार, बीड के पास मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है वो बताओ। तो आप बेटा इतना तो समझ गए कि बीड का जो ऑसिलेटरी मोशन है उसके अंदर पहले आधे रास्ते 12/3 तक स्पीड बढ़ती है, फिर 12/3 स्पीड घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटा बीच में उसके पास स्पीड सबसे ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा वाली स्पीड है वो मुझे पता है कब होगी, मेरे बच्चों को भी पता है, जब आपके पास बीड विल बी लाइक दिस and 2m will be like this. This is your 2m, this is your m. इसके पास वेलोसिटी इस तरफ v1, इसके पास बड़ा वेलोसिटी इस तरफ v2, टेंशन ऐसे, टेंशन ऐसे। बाकी बेटा फोर्सेस नहीं दिखा रहे, बाद में दिखा देंगे। सर मुझे तो ये v1 v2 चाहिए। बेटा v1 और v2 कितने अननोन हैं? दो अननोन को सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। अब तो हमें आदत सी पड़ चुकी है, आजकल तो बड़ा हम मोमेंटम कंजर्वेशन और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इतना लगा चुके हैं कि आधी रात को उठाकर कोई हमसे हमारा नाम भी पूछ लेंगे तो तब भी हम क्या जवाब देते हैं कि अरे मोमेंटम कंजर्व कर दो या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। तो देख लेते हैं क्या हम पूरे के पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, वर्टिकल में नहीं, वर्टिकल में नहीं। मैं आपको बड़ा दिखा चुका हूँ FBD बनाकर, वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस हैं, mg है, तार का नॉर्मल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं है। सर टेंशन, बड़ा टेंशन तो पूरे सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हम बड़े आराम से मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ही बेटा हम लोगों को लगाना है। अभी लगा देंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप कह सकते हो कि सर शुरुआत में दोनों ही रेस्ट पे थे तो इनिशियल मोमेंटम 0 था। सर इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो सर अपन ऐसे भी लगा सकते हैं कि लेफ्ट का मोमेंटम बराबर राइट का मोमेंटम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इंटू v1 इज इक्वल्स टू 2m इंटू v2। बड़ा m से m कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसकी जितनी स्पीड होगी इसके पास उससे जस्ट उसकी डबल स्पीड होगी।
तो अगर मैंने इसकी स्पीड v मान ली तो बेटा इसकी स्पीड कितनी होगी 2। चलिए बेटा अभी भी एक अननोन है v, उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और। बेटा क्या हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ सर ग्रेविटी का वर्डन है लेकिन ग्रेविटी कंजर्वेटिव है। सर नॉर्मल फोर्स, बेटा पूरे रास्ते तार पर नॉर्मल फोर्स, सॉरी तार इस बीड पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे, लेकिन बीड का डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो उसका वर्डन तो 0 आएगा। तो आप कह सकते हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, ऐसे लिखते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस पे कंजर्व कर रहे हो? बीड पर कर रहे हो, पार्टिकल पर कर रहे हो, या बेटा बीड प्लस पार्टिकल पर कर रहे हो? तो बेटा आपने सोच लिया हम बीड प्लस पार्टिकल पर कर रहे हैं। चलिए बेटा दोनों में से एक जना नीचे आया है, कितना नीचे आया? L। तो लॉस इन पोटेंशियल इज 2mgl, दैट शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। इसकी कितनी काइनेटिक बढ़ी है? हाफ m 2v का स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v स्क्वायर। ठीक है बेटा, m से m कैंसिल, बेटा मेरे पास आ गया है 2gl इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। बट कैलकुलेशन चेक कर लें बेटा, मेरे पास आ गया है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gl/3। बेटा ये वेलोसिटी आ गई है इस पार्टिकल की। बेटा इसकी वेलोसिटी मैंने सवाल में आपसे नहीं पूछी, बेटा सवाल में मैंने आपकी वेलोसिटी पूछा था बीड की। तो बीड की कितनी वेलोसिटी? बेटा बीड की वेलोसिटी है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gl/3। चलिए बेटा बढ़िया है, अच्छा कर दिया अपन। इसी में अगला सवाल, नेक्स्ट, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। बेटा जब रस्सी वर्टिकल होगी उस टाइम पर बेटा रस्सी में टेंशन क्या होगी? ये बेटा टेंशन पूछिए जब रस्सी वर्टिकल हो जाएगी। करते हैं कोशिश। इस 2m मास के पार्टिकल पर 2mg लग रहा है नीचे, टेंशन लग रहा है ऊपर। इस m मास के पार्टिकल पर mg लग रहा है नीचे, टेंशन लग रहा है नीचे, और ऑफ कोर्स नॉर्मल लग रहा है ऊपर। देखो इस पर तो मैं कहूंगा कि बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू t प्लस mg आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल तो पता ही नहीं है, टेंशन कहाँ से आ जाएगी? तो बीड पर तो न्यूटन्स लॉ लगाने से फायदा नहीं हुआ। फायदा अगर हो सकता है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ 2m मास पर, लेकिन 2m मास पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने से पहले हमें 2m मास का एक्सेलरेशन तो पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन पता होने के लिए हमें कम से कम उसका मोशन तो पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 2m मास का मुझे मोशन पता है हल्का फुल्का m के रेस्पेक्ट में, बिकॉज आई नो दैट कि m के रेस्पेक्ट में 2m जो है वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑफ रेडियस l। इट इज नॉट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू m। तो इसके लिए एक काम करो बेटा, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन 2m विथ रेस्पेक्ट टू बीट। बेटा बीट के रेस्पेक्ट में 2m पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ, हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए बेटा पहले बेटा ये रही आपकी बीट, बीट के रेस्पेक्ट में अगर देखूं तो ये रहा आपका 2m मास। 2m मास के पास बेटा इस तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है? कहां से देख रहे हो? बीट से। बीट के रेस्पेक्ट में आपके पास वेलोसिटी है 3v। कितनी वेलोसिटी बेटा? 3v। बीट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? 3v। बीट की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो तो आपके पास बेटा वेलोसिटी है इस तरफ 3v, दैट इज 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gl/3। भरोसा रखो। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? 2mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। बीड के रेस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा है? सर्कुलर।
तो जरूर सेंटर की तरफ कोई ना कोई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आना चाहिए। वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, यही होता है बेटा। इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा है, सर्कुलर, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आना चाहिए, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v नहीं बेटा, कितनी है 3v बेटा, मेरे ख्याल से आ गया 9 टाइम्स v स्क्वायर। v कितना बेटा 2gl/3 अपॉन l से l कैंसिल बेटा, मेरे ख्याल से इसका एक्सेलरेशन आ गया ऊपर की तरफ 6g। एक बात और, यहां पर हो सकता है कि कोई बच्चा कुछ चिंता करे कि सर यहां से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा तो रहे हो, लेकिन सर अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ ना, तो सर फिर हमें सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ मतलब इस टेंशन और mg के अलावा एक सूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। बड़ा बिल्कुल सही बात है, अगर इसके पास एक्सेलरेशन हुआ तो। लेकिन किस्मत की बात यह है कि जब रस्सी वर्टिकल हुई उस टाइम पर नीचे की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ mg है और ऊपर की तरफ नॉर्मल है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, इसका खुद का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली इसी इंस्टेंट पर 0 आ गया। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं आता तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ आपको एक सूडो फोर्स वो दिखाना पड़ता। तो जिस टाइम पर आपकी रस्सी वर्टिकल हुई उसी इंस्टेंट पर बीड का एक्सेलरेशन 0 था, और उसी टाइम पर मैंने आपसे पूछ लिया बताओ इस पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा लोगे, आप लोग ऐसे लगा लेंगे। और सूडो फोर्स दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज हम जिसके रेस्पेक्ट में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाने जा रहे हैं उसके पास तो खुद के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। आई होप दैट्स ओके। तो बहुत है बेटा। हाँ, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन पता है, ऊपर की तरफ फोर्स लिखाओ बेटा, टेंशन ऊपर 2mg नीचे, ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ गया टेंशन माइनस 2mg दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है 6g। मास कितना है बेटा, इसका मास जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा, मास कितना है 2m। टेंशन की वैल्यू आ गई 14। अच्छा आंसर बेटा, बढ़िया आंसर। और हमने इसी बहाने बहुत सारी बातें सीखी बेटा, ये कैसे मोशन को एनालाइज करना है, सर्कुलर मोशन की रेस्पेक्ट में क्या करना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें सीखी। और हम ये भी सीख गए कि अगर मान लो कि यही अरेंजमेंट अगर ऐसे किसी एंगल पे होता तब आपकी इस बीड के पास हो सकता है कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता, और बीड के पास अगर एक्सेलरेशन होता फिर सारे के सारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स और ऐड करना पड़ता। कौन सा, सूडो फोर्स, वो करना पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कभी ना कभी कर देंगे। लास्ट सवाल, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन वायर एंड बीड व्हेन स्ट्रिंग इज वर्टिकल। बेटा जब स्ट्रिंग वर्टिकल हुई है तब बेटा इस बीड के और तार के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो निकालना है, वो निकालना है। ये तो बेटा बहुत ही आसान हो गया। अरे बेटा मुझे मिटाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे काम चल जाता। चलो ठीक, अब कर देते हैं। बेटा ये आपका तार, इसके अंदर फंसा हुआ ये बीड, बीड के पास वेलोसिटी वगैरह है, अच्छी बात है। mg नीचे की तरफ है बेटा, इस पर टेंशन ऐसे है, इन दोनों के कारण बीड आना चाहेगा नीचे, लेकिन रॉड बेटा इसको नीचे आने देगा नहीं बल्कि ऊपर की तरफ लगा देगा नॉर्मल। फेयर एनफ। बीड के पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि बीड ना तो ऊपर जा रहा है ना बेटा नीचे आ रहा है। सो ऑफ कोर्स ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। टेंशन बेटा हमारे पास पहले से 14 mg दे रखी है प्लस mg, नॉर्मल एट दिस इंस्टेंट कम्स आउट टू बी 15 mg। ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है बेटा, बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो था ही, है ना बेटा, मेरे ख्याल से कितने आधे घंटे का सवाल तो हो ही गया। ठीक है, बट स्टिल आई होप बेटा आप लोगों ने इसमें बहुत सारी बातें सीखी होंगी। वैसे मैंने इस सवाल के अंदर इसको बताते बताते लगभग सारी बातें बता दी हैं, सारी बातें बता दी हैं। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो इससे एक टफ क्वेश्चन और बोल रहा हूँ बेटा मैं आपको, वो आप ट्राई कर लेना। वो ट्राई सभी बच्चों को नहीं करना है, वो ट्राई सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को करना है जिसको ये सारी बात समझ में आ गई। मैंने बेटा पहले ही बोल दिया था कि ये सवाल बेटा नॉर्मल नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसा ठीक है, सवाल तो टफ ही है। तो
सवाल बेटा वही लोग ट्राई करें जो नेक्स्ट पार्ट बोल रहा हूँ, जिनको ये सारी बात समझ में आ गई। सर सब समझ में आ गया सर, मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ, वेल इक्विप्ड हूँ। वो बच्चा एक सवाल और करे, और वो सवाल ये है, सेम अरेंजमेंट, जब रस्सी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बनाएगी, वर्टिकल नहीं, जब रस्सी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बनाएगी तब टेंशन क्या होगी, ये सवाल है बेटा। तो एक बेटा आपके होमवर्क का सवाल है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन इट इज मेकिंग एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इस सवाल को करने में जो तुम गलती कर सकते हो मैं सारे के सारे इसके अंदर सब बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। जो जिन लोगों को सारी बातें समझ में आ गई हैं सिर्फ वही लोग ट्राई करें बेटा, बाकी तो ठीक है, इसी को समझने में टाइम लगाए, ठीक है। चलिए बेटा ये कर लेना, और जिन जिन बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस हो कि हाँ सर मैंने बहुत ही बढ़िया से ट्राई किया, सर चेक कर लो कि मेरा सही है या गलत है, अगर गलत है तो क्या गलती है, थोड़ा एक बार इसको टेलीग्राम पे भेज देना, इसको मैसेज कर देना, ठीक है, मैं देख लूँगा बेटा। बाकी बच्चे सिर्फ और सिर्फ बेटा इसी को करें और आगे कोई काम ना करें। आगे चलो बच्चों, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज इम्पल्स। ये बड़ा एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं और हमारे बड़ा बहुत काम आएगी। हमारे आगे की जितनी भी थ्योरी है उसमें इसका अच्छा खासा रोल रहेगा। तो हम इसको सोचते हैं, समझते हैं, इसके बारे में जितनी बड़ा बातें कर सकते हैं सारी करते हैं। कोई फोर्स मोशन को कितना चेंज कर पाएगा, मोशन में कितना चेंज क्रिएट कर पाएगा, वो ऑफ कोर्स फोर्स पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो फोर्स कितनी देर तक लगा। जैसे बड़ा मान लीजिए कि आपने किसी ब्लॉक को 10 न्यूटन फोर्स लगाया 2 सेकंड के लिए, या फिर वही 10 न्यूटन फोर्स लगाया 10 सेकंड के लिए, तो ऑफ कोर्स जो आपने 10 सेकंड के लिए फोर्स लगाया है वो मोशन के अंदर ज़्यादा चेंज क्रिएट कर पाएगा, मोमेंटम में ज़्यादा चेंज क्रिएट कर पाएगा एज कंपेयर टू वो फोर्स जो आपने 2 सेकंड के लिए लगाया था। तो अकेला जो फोर्स है वो ये जज नहीं कर सकता कि आपने मोशन में कितना चेंज क्रिएट किया है। फोर्स के साथ साथ टाइम का जो पैरामीटर है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्स और टाइम को मिलाकर जो पैरामीटर हमने बनाया है बेटा, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज योर इम्पल्स। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बेटा मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट फोर्स है और वो टी टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज एक्टिंग, बड़ा इस टी टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। तो हम इंपल्स को डिफाइन करेंगे फोर्स इनटू टाइम, बड़ा फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स से बड़ा वेक्टर इनटू स्केलर, ये क्वांटिटी बड़ा कुल मिलाकर वेक्टर ही आएगी। बड़ा इंपल्स को हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा किससे, जे से। बड़ा दिस इज सिंपली फोर्स इनटू टाइम। अगर मान लीजिए कि बेटा आपका जो फोर्स है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, अगर बेटा फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप है ना छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर छोटा सा इंपल्स निकाल लीजिए। कैसे, फोर्स इनटू वो छोटा सा टाइम इंटरवल। फिर ऐसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल के अंदर छोटा छोटा इंपल्स निकालते नहीं है, और पूरा इंपल्स निकालने के लिए आप चाहो तो बड़ा इसको जोड़ सकते हो। जोड़ना मीन्स बड़ा ऑब्वियसली इंटीग्रेशन। तो बड़ा किसी भी टाइम इंटरवल में अगर मान लीजिए कि बड़ा फोर्स वेरी कर रहा हूं तो आप बड़ा एफ इंटू टी न लिख कर बड़ा इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी लिखें, ठीक है। एक बात और, अगर मैं वाई एक्सिस में फोर्स लिख दूं, एक्स एक्सिस में अगर टी लिख दूं और इनके बीच में कोई ग्राफ प्लॉट कर दूं ऐसे, तो
ये जो एरिया है, ये जो एरिया है बेटा, दिस एरिया is of course integration of f into dt and it will be your impulse. तो कभी फोर्स वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ दे दें तो इसका एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द इम्पल्स। ठीक है, यहां से बेटा इम्पल्स के बारे में कोई भी अगर बात पता लगी हो वो सारी की सारी लिखें, सब लिखें। पहली बात, इम्पल्स की यूनिट बेटा बताओ क्या है इसकी यूनिट? फोर्स इंटू टाइम, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। एक यूनिट और समझ सकता हूँ, और न्यूटन क्या था? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो बेटा मेरे पास आ गया केजी मीटर पर सेकेंड। मैं कहूँ बेटा डायमेंशन लिख, तो केजी तो हो गया है मास, मीटर हो गई है लेंथ, पर सेकेंड तो टी की पावर माइनस। ठीक है ना? वेक्टर है या स्केलर है? तो आपको सर ऑफ कोर्स दिख रहा है कि वेक्टर है। वेक्टर भी अच्छी बात है बेटा। मैं कहूँ बेटा मुझे वेक्टर है तो डायरेक्शन के बारे में कोई बात बोलो। बेटा डायरेक्शन के बारे में मैं दो बातें बोल सकता हूँ। पहली ये कि देखो टाइम तो स्केलर है, वो भी नॉन नेगेटिव, भाई टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इम्पल्स की है। तो मैं बेटा एक बात बोल रहा हूँ कि ये अलोंग फोर्स है, जिस तरफ फोर्स है बेटा उसी तरफ आपका ये इम्पल्स है। दूसरी एक बात और है जो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें हमारे लिए काफ़ी है। तो इम्पल्स के लिए इतनी सारी बड़ा बातें याद रखें, हमारे काम आएंगी, याद रखें। नेक्स्ट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बड़ा नेक्स्ट इज IMT या इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहती बेटा ये थ्योरम? अगेन बेटा बहुत ही फंडामेंटल सी थ्योरम है, हमारे आगे जाकर बहुत जगह काम आ सकती है, तो मैं इसका आइडिया रहना चाहिए। सुनना बच्चों, हमने डिफाइन किया कि इम्पल्स इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dt। f is of course mass into acceleration, acceleration is simply dv by dt। dt से बड़ा आपका dt कैंसिल हो गया एंड m को बड़ा बाहर निकाल लो, दैट इज dv। dv का इंटीग्रेशन बड़ा कहाँ से कहाँ तक? v इनिशियल से v फाइनल। तो मेरे पास आ गया m इंटू v फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, दैट इज p फाइनल माइनस पी इनिशियल। बेटा दिस इज योर इम्पल्स। सर इससे क्या बताना चाहते हो? बेटा इससे मैं बोलना चाहता हूँ कि इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। J इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल्टा P। इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। अब इसी फोर्स को मेरे बच्चे एक स्टाइल से और भी लिख सकते हैं कि सर फोर्स बाय डेफिनेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो dp बाई dt, बेटा dt से dt कैंसिल, dp का इंटीग्रेशन कर दो बेटा, कहाँ से कहाँ तक कर दो? p इनिशियल से p फाइनल, तो एक लाइन में हम लिख सकते हैं दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहता है कि जो इम्पल्स है, जो नेट इम्पल्स है, वो हमेशा बेटा आपके चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। और इसी कारण से बेटा मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि इम्पल्स की डायरेक्शन और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगी। सो बेटा मैं डायरेक्शन में एक पॉइंट और लिखाना चाह रहा हूँ कि इट इज अलोंग चेंज इन मोमेंटम। जिस तरफ बेटा चेंज, मोमेंटम नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि मोमेंटम की तरफ इम्पल्स होगा, मैं कह रहा हूँ कि मोमेंटम के चेंज की तरफ इम्पल्स होगा। से मोमेंटम का चेंज कैसे निकालेंगे? जैसे बेटा किसी भी दो वेक्टर के बीच में चेंज निकालते हैं, वी फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस करना कौन सा कोई बहुत बड़ा टास्क है? हम बड़ा बड़े आराम से सारी बातें इसमें सोच सकते हैं, कोई इतना भारी टास्क नहीं है। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए।
चलिए बेटा, अरे हाँ बेटा, अपन लोगों ने वर्ड्स में तो लिखा ही नहीं इस बात को। चलिए आप लिखिए। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम states that net impulse is always equal to change in momentum। बड़ा इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगी। इतनी सी बात है, काफी इतनी बात है ना। तो ठीक है बेटा, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये आपको याद रहनी चाहिए, बड़ा दिमाग में बिल्कुल सेट रहनी चाहिए। सुनिए आगे चलते हैं। आगे चलिए बेटा, जैसे इस इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं सुनिएगा। बड़ा मान लीजिए कि ये आपके पास कोई ग्राउंड, इलास्टिक ग्राउंड है। इलास्टिक का बड़ा क्या अर्थ है मैं समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। बड़ा कोई इलास्टिक ग्राउंड है और यहां से बड़ा कोई 200 ग्राम की कोई बॉल है। बड़ा मैंने इस 200 ग्राम की बॉल को यहां से रिलीज किया है। ये हाइट बेटा आपके पास है 20 मीटर। ये बॉल बेटा आती है आती है आती है आती है आती है आती है, टकराती है। जैसे बड़ा ये एम मास की बॉल इस ग्राउंड से टकराएगी, टकराने से जस्ट पहले बेटा इसकी वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ और टकराने के जस्ट बाद बेटा इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ। तो पक्की बात है कि बेटा इस बॉल की वेलोसिटी अचानक से चेंज हुई है। बॉल की अगर वेलोसिटी अचानक से चेंज हुई, इसका मतलब जरूर इस पर किसी ने तगड़ा फोर्स लगाया है। किसने लगाया होगा? तो आप बोलोगे सर बॉल जब जमीन से यूं टकराएगी तो जमीन उस पर तगड़ा सा फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जमीन ने बेटा ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। आते वक्त बेटा स्पीड कितनी होगी आप लोग जानते हो, √2। बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो √2gh। आते वक्त वेलोसिटी बेटा 20 मीटर पर सेकेंड है। इलास्टिक कोलिजन है, इस बात का अर्थ यह है कि आते वक्त और जाते वक्त स्पीड बराबर होगी। तो आते वक्त 20 मीटर पर सेकेंड तो जाते वक्त भी 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का अच्छा खासा चेंज है। सर कैसे अच्छा खासा चेंज है? पहले भी 20 थी, बाद में भी 20 है। मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन भी चेंज होती है तब भी हम कहते हैं कि मोमेंटम तो चेंज हुआ है, वेलोसिटी तो चेंज हुई है। तो सुनिए बेटा, फाइंड impulse on the ball when it strikes the floor। बट जब फ्लोर से स्ट्राइक करती है उस टाइम पर बॉल पर कितना इंपल्स लगाया है। हालांकि इंपल्स किसने लगाया? ऑफ कोर्स बेटा फ्लोर ने लगाया, ऊपर की तरफ तगड़ा फोर्स लगाया, ठीक है। तो जरा देखना बेटा, इस बॉल के पास इनिशियल मोमेंटम है नीचे की तरफ और उस इनिशियल मोमेंटम की बड़ा वैल्यू है मास इनटू वेलोसिटी। बड़ा मास है 0.2 kg और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक बड़ा दैट इज 4 kg मीटर पर सेकेंड। टक्कर के जस्ट बाद बेटा फाइनल मोमेंटम हो गया ऊपर की तरफ और उसकी वैल्यू भी बेटा हो गई है 4 kg मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड बड़ा सेम ही। हम जानते हैं कि इम्पल्स इज बड़ा P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल है ऊपर की तरफ 4, ये एरो लगाने का मतलब ऊपर की तरफ, माइनस P इनिशियल। P इनिशियल मतलब बड़ा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है 4 लेकिन ये है नीचे की तरफ।
ऐसा नहीं कि बेटा 4 - 4 को 0 लिख दो, हल्का फुल्का वेक्टर तो माइनस करना आता होगा। माइनस साइन बेटा सिर्फ उसे क्या करता है, डायरेक्शन को उल्टा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज 4 ऊपर की तरफ, बेटा माइनस को हटाओ प्लस लगा दो, और 4 ऊपर की तरफ ऐसे लिख दो, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 8। दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। जो चेंज इन मोमेंटम है बेटा वही आपका इम्पल्स है। तो आप कह सकते हो कि ज़मीन ने एक तरीके से बेटा इस बॉल पर ऊपर की तरफ इम्पल्स लगाया है, उसकी वैल्यू है 8 kg मीटर पर सेकेंड। बेटा आप इसको 8 न्यूटन इंटू सेकेंड भी कह सकते हो और केजी मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हो। तो ऊपर की तरफ बेटा इस तरह से आपके पास 8 न्यूटन इंटू सेकेंड का इम्पल्स है। किसने लगाया? ऑफ कोर्स जो फ्लोर है बेटा उसने बॉल पर ऊपर की तरफ इस तरह का इम्पल्स लगाया है। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बेटा, एक और सवाल करते हैं बेटा। एक और सवाल करते हैं, एक और करते हैं बेटा। आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक्स एक्सिस, बेटा ये वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल में एक्स, बेटा वर्टिकल में वाई, ऐसे मानना, ठीक है। बेटा मैंने ऐसे कोई नॉर्मल वगैरह बना रखा है, ठीक है बेटा। कोई बेटा बॉल है, वो बेटा ऐसे आती है पहले, ये वाला एंगल बेटा आपका 53 डिग्री, और उसके बाद बेटा बॉल यूं निकल गई, ये वाला एंगल है 37 डिग्री। बॉल जब आती है तब उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल जाती है तब बेटा उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। आते वक्त स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, बट टक्कर के बाद जाते वक्त स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। और हाँ बेटा एक बात और बताता हूँ कि इस बॉल का जो मास है बेटा वो 400 ग्राम्स है। बॉल का जो मास है बेटा वो 400 ग्राम्स है। तो ऑफ कोर्स अगेन बेटा जब टक्कर हुई तो बॉल की वेलोसिटी चेंज तो हुई बेटा, इस बार तो स्पीड भी चेंज हुई है और डायरेक्शन भी चेंज हुई है। तो ऑफ कोर्स अच्छा खासा मोमेंटम चेंज हुआ है। मोमेंटम अगर चेंज हुआ है तो पक्की बात है कोई ना कोई इंपल्सिव फोर्स तो लगा है। किसने इंपल्स लगाया होगा? आप बोला सर सरफेस लगाएगी इंपल्स, तो अच्छी बात है बेटा। सवाल लिखिएगा, फाइंड impulse applied by floor on the ball। बेटा बॉल पर फ्लोर बेटा कितना इंपल्स लगाता है कॉलिजन के टाइम, वो निकालना है। एक बेटा ये काम करो, हिंट बेटा मैं लिख देता हूं आपके लिए, अप्लाई IMT, बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ। करो बेटा, आसान सा सवाल है बेटा आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम बचा है कि इम्पल्स इज ऑब्वियसली पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और कुछ काम ही नहीं बेटा आपके लिए, तो इसमें कुछ नहीं करें। चलिए बेटा, इस तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ वाई एक्सिस, ये नॉर्मल, ये आपके पास बेटा कोई 400 ग्राम की बॉल है, 0.4 kg लिख लो बेटा इसको। इसके पास वेलोसिटी है बेटा ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाला एंगल 53, तो बेटा ये वाला एंगल भी 53। इस 10 मीटर पर सेकेंड के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, ये वाला आएगा 10 का cos 53, इधर की तरफ आएगा 10 का sin 53।
10 का cos 53 तो हो गया 6 मीटर पर सेकेंड और 10 का sin 53 हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखना बेटा, मैं इनिशियल मोमेंटम लिखना चाह रहा हूं, दैट इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। बेटा मास है 0.4 kg और वेलोसिटी देखना बेटा 8 तो है एक्स एक्सिस के अलोंग और -6 है बेटा वाई के अलोंग। -6 के बेटा क्यों, वाई ऊपर है बेटा नीचे, तो आप बोल सकते हो कि इट इज सिंपली 8i कैप -6j कैप मीटर पर सेकेंड। तो दैट कम्स आउट टू बी, बड़ा बोलना यार, 3.2i कैप -2.4 j कैप। यूनिट इज बड़ा kg मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा अपने सिर्फ और सिर्फ इनिशियल मोमेंटम निकालना, फाइनल में निकालना पड़ेगा। फाइनल में बड़ा बॉल जो है बड़ा वो यूं जा रही है और ये वाला एंगल बड़ा आपके पास 37 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास वेलोसिटी है बेटा इस तरफ, बेटा कितनी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये वाला एंगल 37 तो बेटा ये वाला एंगल भी 37। 5 के 2 कंपोनेंट आएंगे, इधर 5 cos 37 बेटा वो तो 4, इधर 5 sin 37 बेटा वो 3। तो इस तरफ बड़ा वेलोसिटी है आपकी 4 और इस तरफ बड़ा वेलोसिटी है 3। आप कह सकते हो कि फाइनल मोमेंटम इज मास बड़ा 0.4 kg इंटू वेलोसिटी, बड़ा वेलोसिटी इज 3i कैप प्लस 4j कैप। हाँ बेटा देखना कितना आ गया बेटा, 1.2 का तो i कैप प्लस 1.6 का j कैप। यूनिट बेटा वही है kg मीटर पर सेकेंड। बेटा दिस इज फाइनल मोमेंटम। आप तो जानते हैं बेटा कि इस मोमेंटम को चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है। जस्ट टक्कर से पहले कहानी ये है, जस्ट टक्कर के बाद ये है, ये इतना सा मोमेंटम किसने चेंज किया। तो आप बोल के सर ऑफ कोर्स जब टक्कर हुई होगी तो इस सरफेस ने कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, उस फोर्स का ये कोई ना कोई इम्पल्स रहा होगा। तो आप कह सकते हो कि सर इम्पल्स इज सिंपली IMT लगा रहा हूं बेटा P फाइनल माइनस P इनिशियल। जैसे बेटा मैंने P फाइनल माइनस P इनिशियल किया, बेटा देखना 1.2 माइनस 3, बेटा माइनस तो लगे ना, 1.2 में से बेटा 3.2 गया, बेटा कितना आ गया -2i कैप, ठीक है। 1.6 माइनस 2.4 बेटा कितना 4 प्लस 4j कैप kg मीटर पर सेकेंड। बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम सेज दैट कि बेटा इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। 1.2 माइनस 3.2 बेटा कितना आ गया -2i कैप। 1.6 माइनस 2.4 बेटा कितना 4j कैप। बेटा ये आपका इम्पल्स आ गया। मैं थोड़ा सा और इन बातों को एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा आंसर आ चुका है बेटा, मैं ऐसे थोड़ी सी बातें और बताना चाहता हूँ। हमारा आंसर बढ़िया आ चुका है, सारी बात हो चुकी है बेटा। अब एक बात और सुनिएगा, जिस टाइम बॉल कोलिजन कर रही है ग्राउंड से, तो ग्राउंड कुल मिलाकर इंपल्स लगा रहा है -2i कैप प्लस 4j कैप। -2i कैप, i कैप तो इस तरफ, तो जरूर इस तरफ इंपल्स है, इस तरफ इंपल्स लगाया है 2। 4j कैप बड़ा इस तरफ इंपल्स लगाया है 4। तो नेट इंपल्स विल बी समथिंग लाइक दिस, नेट इंपल्स। अगर कोई मुझसे नेट इंपल्स पूछेगा तो ऑफ कोर्स दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बड़ा दैट इज 2√5 kg मीटर पर सेकेंड। ये बेटा इंपल्स का मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहो तो ये है। लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। हमारा आंसर आ चुका है, हम सारी बातें कर चुके हैं बेटा, सब हो चुका है, सब हो चुका है। ये जो इंपल्स है जरूर बेटा किसी न किसी फोर्स के कारण रहा होगा। तो आप बोलोगे कि सर जिस टाइम पर बॉल जमीन से टकराएगी उस टाइम तो जमीन एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी ऐसे, और वो जो नॉर्मल फोर्स होगा सर जरूर उसका इंपल्स होगा। तो मैं इस इंपल्स को लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ n dt। सर वो mg क्यों नहीं लिखा बेटा? mg मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो नॉर्मल फोर्स है जब बॉल जमीन से टकराती है
तो ये जो नॉर्मल फोर्स होता है इसकी वैल्यू अच्छी खासी बड़ी होती है। इस बात को आप फील भी कर सकते हो, कोई बॉल जब जमीन से ऐसे टकराएगी तो ऑफकोर्स ये जो नॉर्मल होगा तगड़ा आएगा, तो आप एन के सामने mg को नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से इधर की तरफ कौन सा फोर्स है जिसका ये इंपल्स है, आप बोलोगे सीधी सी बात है कि इस तरफ सरफेस के अलोंग शेयर डायरेक्शन में तो सर एक ही फोर्स समझ में आता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो सर पक्की बात है कि ये तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का इंपल्स है, दैट इज इंटीग्रेशन एफ dt। सर ये फ्रिक्शन काइनेटिक है या स्टैटिक है, जरा सोचो, दिमाग लगाओ बेटा। तो अगर ये सरफेस है तो इस बॉल के पास वेलोसिटी जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग पहले भी थी, बाद में भी है, y के अलोंग थोड़ा चेंज हुई है, x के अलोंग बेटा वेलोसिटी पहले भी थी, कितनी थी बेटा 8, बाद में कितनी हो गई 3। तो x जब टक्कर कर रहा है तब भी बॉल के पास x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, जब भी बॉल के पास बेटा ऑफ कोर्स x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी, इसका मतलब बेटा उसके पास रिलेटिव वेलोसिटी है, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी सरफेस के रेस्पेक्ट में है तो पक्की बात है कि फ्रिक्शन कौन सा लगना चाहिए, काइनेटिक। सो दिस मस्ट बी योर काइनेटिक फ्रिक्शन। इस काइनेटिक फ्रिक्शन को बड़े आराम से लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू के इंटू नॉर्मल dt। और इससे मैं एक बात और बोल सकता हूं कि 2 इज म्यू के बाहर निकाल लूं इंटीग्रेशन एन dt। सर म्यू के बाहर क्यों निकाल लिया, जिस टाइम बेटा टक्कर होगी उस टाइम पर ये जो नॉर्मल फोर्स है पता नहीं कितना आएगा, ऑफ कोर्स mg के बराबर तो नहीं आएगा, mg से तो बहुत बड़ा आएगा। ये नॉर्मल फोर्स उतने छोटे से टाइम इंटरवल के लिए समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है। ठीक, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, जितनी बड़ा ज़रूरत है उससे ज़्यादा बोल दिया, बट आई होप इट विल वर्क फॉर यू। अगला सवाल, एक लास्ट सवाल लिखो बेटा इसके अंदर, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड सरफेस। बेटा बॉल और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिखिए, लिख देंगे। हम कह सकते हैं कि दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को बेटा इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो, मेरे पास आ गया म्यू के एन dt इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 1 सेज दैट कि इंटीग्रेशन एन dt इज इक्वल्स टू 4। इंटीग्रेशन एन dt इंटीग्रेशन एन dt लगाया और हमारे पास बेटा म्यू के की वैल्यू आ गई, दैट इज 0.5। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। तो अगर कोई कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछे तो इस तरह से हम बड़े आराम से इंपल्सेस को रिलेट करके हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बेटा ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट था, कभी काम आ जाए तो ठीक है बेटा, अदरवाइज तुम समझ तो गई हो। आगे चलिए बेटा, आगे चलें। चलिए बेटा, नेक्स्ट हमने अभी तक बड़ा सिर्फ और सिर्फ है ना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से इंपल्स लिखना सीखा है। यूजेस भी हो सकते हैं बेटा उसके, क्या क्या यूजेस वगैरह हो सकते हैं बेटा, उस पर भी हम हल्की सी बात करते हैं। जैसे सुनना बेटा, एक छोटा सा टॉपिक लिखिए बेटा, हेडिंग टाइप लिख सकते हो। फोर्स बाय रेन ड्रॉप्स या फिर हेल स्टोन्स ऑन ए सरफेस। बेटा किसी सरफेस पर रेन ड्रॉप या फिर हेल स्टोन्स बेटा कितना फोर्स लगाती है उसको डिस्कस करते हैं। छोटी सी बात बेटा, रेन हेल स्टोन्स बेटा तुम समझिए बेटा, जो ओले होते हैं ना ऐसे थोड़ा सॉलिड स्फीयर टाइप से। सुनिएगा, मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये बेटा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेन ड्रॉप्स गिर रही है, बड़ा खूब सारे रेन ड्रॉप्स आ रही हैं ऐसे, बड़ा यूं जा रही है। आते वक्त एक रेन ड्रॉप के पास इनिशियल मोमेंटम है pi
और जाते वक्त बेटा एक रेन ड्रॉप के पास फाइनल मोमेंटम है पीएफ, ठीक है ना। हो सकता है कि वो रेन ड्रॉप बेटा आके चिपक जाए तो पीएफ 0 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स रेन ड्रॉप्स का बड़ा मोमेंटम चेंज हुआ है, तो रेन ड्रॉप्स पर कोई ना कोई फोर्स लगा है। जो फोर्स रेन ड्रॉप्स पर लगा है बड़ा वही फोर्स ऑफ कोर्स हमारे इस क्या नाम बेटा इसका, हमारे इस दीवार पे भी लगा है, इस हमारे सरफेस पर भी लगा है। तो एक मिनट एक चीज डिस्कस करना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन रेन ड्रॉप, एक रेन ड्रॉप का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो आप बोलोगे सर दैट इज ऑफ कोर्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। मान लीजिए कि बेटा एन रेन ड्रॉप्स आए हैं टोटल, तो उनका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर उनका चेंज इन मोमेंटम होगा एन टाइम्स डेल्टा पी। ये मानते हुए कि सारे के सारे रेन ड्रॉप्स आइडेंटिकल है, ठीक। इन रेन ड्रॉप्स को आने में मान लीजिए बेटा टी टाइम लगा, इन रेन ड्रॉप्स को मान लीजिए बेटा गिरने में टी टाइम लगा, तो ऑफ कोर्स फोर्स कितना होगा बेटा, फोर्स होगा ऑफ कोर्स चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम में लगने वाला समय। तो आप बोलोगे कि सर एन रेन ड्रॉप्स का चेंज इन मोमेंटम है एन टाइम्स डेल्टा पी डिवाइड बाई इस मोमेंटम चेंज करने में समय कितना लेगा डिवाइड बाई टी। ये जो एन बाई टी है इसको हम कुछ कुछ समझने लग गए हैं। एन है कि कितने रेन ड्रॉप्स गिरे, टी क्या है उन रेन ड्रॉप्स को गिरने में समय कितना लगा। तो एक तरह से एन बाई टी है नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। इसको आप चाहो तो स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। स्मॉल एन है नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स या हेलस्टोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन आप कहोगे सर ये फोर्स तो है ना सर उस रेन ड्रॉप पे है। अरे भाई बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ जितना फोर्स बड़ा रेन ड्रॉप पे है उतना ही फोर्स बड़ा सरफेस पे है। तो इतना ही फोर्स सरफेस पे है, बस सिर्फ फर्क किसका है डायरेक्शन का। बड़ा रेन ड्रॉप पर अगर फोर्स ऊपर है तो सरफेस पर नीचे। सो दिस इज फोर्स ऑन सरफेस। अगर आप लिखना चाहो तो आप सीधा बोल सकते हो कि एन इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी किसका मोमेंटम चेंज है, एक अकेली रेन ड्रॉप का मोमेंटम चेंज है। तो ये बिल्कुल एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसे बड़ा अपन लोगों को याद रखना है। इससे हमारे बहुत सारे सवाल बड़ा यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। तो एन क्या है नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। डेल्टा पी क्या है बेटा हर रेन ड्रॉप का कितना मोमेंटम चेंज होगा। अगर हाँ वो तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। चेंज मोमेंटम तो हम निकाल लेंगे अगर हमने निकालना सीख रखा है तो अच्छा फॉर्मूला है बेटा, हमें बार बार काम आएगा। हो सकता है बेटा हमारे किसी 12th क्लास के टॉपिक के अंदर भी ये चीज़ काम आए, लेकिन ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है बेटा। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, चाहे हेलस्टोन स्ट्राइक कर रहे हो, चाहे बेटा रेन ड्रॉप स्ट्राइक कर रहे हो, चाहे बेटा हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कभी बोल दें कि फोटोन से स्ट्राइक कर रहे हो, सभी कितना फोर्स लगाएंगे उसके लिए मेरे बच्चे सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि एन टाइम्स डेल्टा पी। स्मॉल एन क्या है कि कितने फोटोन्स गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम, या कितनी रेन ड्रॉप्स गिर रही है पर यूनिट टाइम, या बेटा कितने हेलस्टोन्स गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम। और डेल्टा पी क्या है उस अकेले फोटोन या अकेले रेन ड्रॉप या अकेले हेलस्टोन का कितना चेंज इन मोमेंटम है। बस इतनी सी बात है, इससे हमारा सारा काम चल जाएगा। जैसे सवाल सुनना बेटा, आपके पास बेटा ये कोई सरफेस बेटा, इस पर ना कुछ बारिश की बूंदें हैं बेटा, वो ऐसे वर्टिकली आ रही है बेटा ऐसे। हर बारिश की बूंद का जो मास है बेटा वो 2 ग्राम है। आती बेटा आते वक्त बेटा उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और जाते वक्त बेटा उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली आती है बेटा, वर्टिकली जाती है, आती है 20 से जाती है 10 से, ठीक है। एंड
10,000 droplets are striking the surface per second. 10,000 ड्रॉपलेट्स बड़ा इस तरह से आके टकरा रही है. फाइंड फोर्स ऑन द सरफेस. बड़ा सरफेस पर कितना फोर्स है. सोचते हैं बेटा, बड़ा आराम सोचते हैं. सबसे पहले तो एन देखो. एन है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितनी स्ट्राइक कर रही है पर यूनिट टाइम. बेटा उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 10,000 पर सेकेंड. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ये काम आएगी बेटा मेरे पास. डेल्टा पी क्या है बेटा. डेल्टा पी इज ऑफ कोर्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. एक ड्रॉपलेट का फाइनल मोमेंटम कितना है ऊपर की तरफ 2 ग्राम. बेटा 2 ग्राम इज 2 × 10⁻³ वेलोसिटी बेटा कितनी है 10 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर की तरफ. बेटा दिस इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. बेटा मास इंटू वेलोसिटी. बेटा मास है 2 × 10⁻³ बेटा केजी. इनिशियल वेलोसिटी है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ. ये माइनस साइन बेटा क्या करता है डायरेक्शन को उल्टा कर देता है. तो प्लस कर दो और यहां पर ऊपर कर दो. तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 10⁻³ kg. 10 ऊपर 20 ऊपर बेटा ऊपर की तरफ चेंज इन वेलोसिटी आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड. बेटा मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻² kg मीटर पर सेकेंड. ये चेंज इन मोमेंटम किसका है अकेली रेन ड्रॉप का. अकेली रेन ड्रॉप का चेंज इन मोमेंटम है 6 × 10⁻². और उसका चेंज इन मोमेंटम ऊपर है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा ऊपर. अरे भाई उस पर फोर्स लगेगा ऊपर थोड़ा प्लेट पर बाई एक्शन रिएक्शन पे बड़ा फोर्स लगेगा नीचे. और उसकी वैल्यू होगी बेटा कितना वैल्यू होगी n टाइम्स डेल्टा पी. ये हमने बेटा फॉर्मूला निकाल रखा है. अब बार बार बेटा हम इस पर आर्गुमेंट नहीं करेंगे. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा स्टैंडर्ड n टाइम्स डेल्टा पी. n क्या हमें दे रखा है हाँ जी हाँ जरूर दे रखा है 10,000 पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 6 × 10⁻² kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है बेटा 10⁻² बेटा ये कैंसिल. आई थिंक बेटा मेरे पास आंसर आ गया 600 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बेटा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन. तो इतनी सारी बेटा जो बूंदें हैं इतनी सारी जो ड्रॉपलेट्स हैं कुल मिलाकर बेटा कितना फोर्स लगा रही है 600 न्यूटन सरफेस पर नीचे की तरफ. चलेगा. अच्छा है बेटा ठीक है बढ़िया है. लेकिन सवालों में आपको बेटा सिर्फ याद कितनी सी बात याद रखनी है. सिर्फ बात याद रखनी है आपको n × डेल्टा पी. n इज नॉट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग. इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम. अच्छा फॉर्मूला है बेटा. ये बार बार काम आएगा अपने आगे भी काम आएगा. ऐसा नहीं कि आज ही काम आके हम निपट जाएगा बेटा बाद में भी काम आएगा अपने आगे. चलिए बच्चों चलो बच्चों सुनना बेटा. हम और बातें करते हैं बेटा. ऐसे इम्पल्स के सवाल हैं. आराम आराम से करते हैं बेटा. सोचते हैं समझते हैं सब करते हैं. सुनना बेटा आपके पास बेटा ये हिंज है. ये आपके पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये बड़ा स्मूथ हिंज है. इससे बड़ा अपने एक धागा लपेट रखा है यूं. बड़ा धागा स्लैक्ट है मतलब ढीला पड़ा है. और इस धागे के साथ ये बेटा अपन ने कोई m मास का पार्टिकल बांध रखा है. ठीक है ठीक है. ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की
बेटा दिस इज गिवन एज 3 मीटर, और इस रस्सी की जो टोटल लेंथ है बेटा दैट इज गिवन एज 5 मीटर। सर ऐसा कैसे हो गया बेटा? कहा ना रस्सी बेटा आपकी स्लैक्ड है, बेटा ढीली पड़ी है, ठीक है बेटा, दिस इज योर स्लैक्ड स्ट्रिंग। और इस m मास के पार्टिकल को बेटा अपन लोगों ने सामने की तरफ बेटा एक वेलोसिटी दे दी है u, ठीक है बेटा। स्मूथ सरफेस है, पार्टिकल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एक टाइम आएगा जब अचानक से बेटा रस्सी तन जाएगी। जैसे रस्सी तन जाएगी ना वैसे ही इस m मास के पार्टिकल की वेलोसिटी अचानक से चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब उस m मास के पार्टिकल पर स्ट्रिंग ने जरूर कोई ना कोई इंपल्स लगाया होगा, हमें वो इंपल्स जानना है। और रस्सी जस्ट तनने के बाद इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी होगी ये जानना है, ठीक है। आसान सा काम है, ट्राई करते हैं बेटा अपन लोग। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग गॉट टॉट। जैसे बेटा रस्सी तनी बेटा वैसे ही बेटा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। पहले बेटा ये वाला काम करते हैं। तो रस्सी बेटा सामने की तरफ चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, सॉरी बेटा पार्टिकल चलता गया, और कभी ना कभी बेटा कहानी ऐसी होगी, ये ले बेटा रस्सी की बेटा रस्सी की टोटल लेंथ बेटा 5 मीटर है। कभी ना कभी बेटा आपका जो पार्टिकल है वो हिंज से 5 मीटर दूर हो जाएगा। जैसे 5 मीटर दूर हो जाएगा वैसे रस्सी तन जाएगी। जस्ट तनने से पहले हम जानते हैं कि बेटा इसकी वेलोसिटी u होगी जस्ट बिफोर टाइट, और जैसे ही टाइट हुई उसके बाद क्या होगा? आप कहोगे कि सर जस्ट टाइट होते ही क्या होगा? जस्ट टाइट होते ही हम जानते हैं, अब सुनना बेटा, ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 5, तो बेटा ऑफ कोर्स बेटा ये लेंथ है 4। बेटा ये वेलोसिटी शुरुआत में ऐसे परपेंडिकुलरली दी गई है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, तो ऑफ कोर्स बेटा दिस एंगल इज 37 डिग्री। ये वाला एंगल 37, तो बेटा ये वाला एंगल भी 37 डिग्री। u का बेटा इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा u cos 37, बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 4u/5। इस तरफ बेटा वेलोसिटी बचेगी u sin 37, दैट इज 3u/5। अब हम जानते हैं कि जैसे ही रस्सी तनेगी हिंज और इस पार्टिकल के बीच में स्ट्रिंग के अलोंग कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बचनी चाहिए। याद है बेटा स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या कहता है? स्ट्रिंग कंस्टेंट कहता है कि रस्सी के अलोंग कोई वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बचनी चाहिए। तो हिंज तो रेस्ट पे है कि नहीं? हिंज तो रेस्ट पे है, और अगर हिंज रेस्ट पे है तो ऑफ कोर्स इस तरफ जो वेलोसिटी है वो हिंज के और इसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 जानी चाहिए, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, इसकी तो 0 है, तो इसकी वेलोसिटी भी इस तरफ 0 जानी चाहिए। सर इसकी वेलोसिटी अचानक से 0 कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर इधर की तरफ एक टेंशन आएगी, उस टेंशन का कोई इंपल्स आएगा, जिसे मैं ऐसे इंटीग्रेशन टी/dt लिख सकता हूँ। ये जो इंटीग्रेशन टी/dt होगा ये इसकी वेलोसिटी इस तरफ 0 कर देगा। अगर इस तरफ 0 कर देगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली वेलोसिटी बचेगी? बेटा ये वाली वेलोसिटी बचेगी 3u/5। तो बेटा पहला सवाल तो आपका हो गया कि रस्सी के जस्ट टाइट होते ही इस m मास के पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी बचेगी? तो बेटा आपका जवाब होगा सर 3u/5। फिर ना दूसरा सवाल बेटा, फाइंड impulse of tension when string just became tight या taut। बेटा जब रस्सी जस्ट टाइट हो रही थी उस टाइम पर बेटा ये रस्सी ने टेंशन का कितना इंपल्स लगाया है, ठीक है बेटा। अब इंपल्स निकालने का तो हमारे पास एक ही जुगाड़ है बेटा, क्या? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, कि इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आखिर इस इंपल्स ने किस तरह मोमेंटम चेंज किया है?
तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इस तरफ तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इस तरफ के मोमेंटम में ही कोई ना कोई चेंज किया है। तो देख लेते हैं बेटा, तो इस लाइन के लो बेटा किसी एक साइड को प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस बोल दो, आपकी मर्जी है। बेटा मैं इधर की तरफ को तो बोल रहा हूं प्लस और इधर की तरफ को बोल रहा हूं माइनस। तो इधर की तरफ इंपल्स थी बेटा, उसे तुम चाहे टीडीटी बोल दो चाहे जे बोल दो। सर इधर की तरफ तो माइनस लगा दो, चल बेटा माइनस लगा दे। इंपल्स इज इक्वल्स टू पी फाइनल। बेटा बोलो इस लाइन के लॉन्ग फाइनल मोमेंटम क्या है? बेटा इस लाइन के लॉन्ग बेटा मेरे ख्याल से तो फाइनल मोमेंटम हो गया 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम था इस तरफ m इंटू यू। बेटा इस तरफ वेलोसिटी कितनी थी? इस तरफ वेलोसिटी थी 4u/5। हमारे पास बेटा इंपल्स की वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 4mu/5। ये बेटा इंपल्स की वैल्यू, ये तो आनी भी चाहिए थी बेटा। जो इंपल्स इस तरफ 4mu/5 लग रहा है उसने मोमेंटम को जो इस तरफ 4mu/5 था उसको 0 कर दिया। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इस तरफ पहले मोमेंटम था 4mu/5, अब इस तरफ मोमेंटम हो गया है 0। तो कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ? 4mu/5। किसने किया? इंपल्स ने। किसके इंपल्स ने? रस्सी के इंपल्स ने। तो रस्सी ने जो इंपल्स लगाया है अंदर की तरफ, उसने इस तरफ जो 4mu/5 था उसको 0 कर दिया, बिकॉज इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये हमारा इंपल्स है। सर ये 3u/5 का कोई रोल नहीं है? नहीं, कोई रोल नहीं है। ये बेटा इस तरफ है, इस तरफ को इंपल्स लग नहीं रहा। रस्सी का जो इंपल्स है वो तो सिर्फ और सिर्फ इस तरफ के मोमेंटम को ही चेंज कर पाएगा। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि रस्सी का जो इंपल्स है वो इस तरह से हमारे पास 4mu/5 है। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा इस बात पे एक सवाल और पूछता बेटा आपसे, छोटा सा ही सवाल है बेटा, वैल्यूज के साथ करते हैं। चलती है इस बार बेटा, इस बार वैल्यूज के साथ करते हैं सवाल। सवाल का डायग्राम और सिचुएशन बेटा काफी हद तक पिछले सवाल जैसे सी है, कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। आपके पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर ऐसे बड़ा एक 1 kg का पार्टिकल है रेस्ट पे बेटा। इसके साथ बेटा अपन लोगों ने एक रस्सी बांध रखी है, यूं स्लैक्ड स्ट्रिंग है, और यहां कहीं बेटा दूसरा पार्टिकल बांध रखा है जिसका मास है 2 kg। दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो बेटा 5 मीटर है, और रस्सी की जो लेंथ है वो बेटा 10 मीटर है। ऑफ कोर्स बेटा सेपरेशन से ज़्यादा तो रस्सी की लेंथ होनी चाहिए क्योंकि तो स्लैक्ड है। और इस 2 kg के पार्टिकल को बेटा अपन लोगों ने इस तरफ एक वेलोसिटी दे दी है, लेट्स से बेटा वेलोसिटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये बेटा वेलोसिटी दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। अब जब तक ये पार्टिकल बेटा थोड़ी देर तक आगे जाएगा, जब तक रस्सी तनेगी नहीं ना, तब तक ना तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना इसकी वेलोसिटी, क्योंकि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। mg नॉर्मल तो कैंसिल हो गया और टेंशन तो आई नहीं है। टेंशन तो यार तब आएगी ना जब बेटा रस्सी तनेगी। तो ठीक है, देख लेंगे। बड़ा सवाल, फाइंड velocities of particles just after string became tight या बेटा taut। कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, टाइट भी यूज कर सकते हैं बेटा, टॉट भी यूज कर सकते हैं। चलो करते हैं बेटा। जस्ट टाइट होने से पहले बेटा ये कहानी होगी कि ये ले बेटा रस्सी की बेटा लेंथ कभी न कभी बेटा दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बेटा 10 मीटर हो जाएगा। ये 10 है बेटा, ये 5 है, तो बेटा ये √75 बेटा √75 कैन बी रिटन एज 5√3। तो ऑफ कोर्स बेटा दिस एंगल कम्स आउट विद 30 डिग्री। सिंपल ज्योमेट्री बेटा, पाइथागोरस
ये 10, ये 5, तो बेटा ये √75 दैट इज 5√3, ये एंगल बेटा आपके पास आ गया 30। अब बेटा इसके पास वेलोसिटी है सामने की तरफ कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाला एंगल 30 डिग्री, 10 मीटर पर सेकेंड का इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos 30 बेटा दैट इज 5√3, इधर आएगा 10 sin 30 दैट इज 5। अब जैसे रस्सी टाइट होगी ना, वैसे बेटा रस्सी इस तरफ एक इंपल्स लगाएगी। मैं जैसे जे भी कह सकता हूं और इंटीग्रेशन टीडीटी भी कह सकता हूं। वही इंपल्स इस पार्टिकल पर भी लगाएगी, जिसे मैं जे भी कह सकता हूं या बेटा इंटीग्रेशन टीडीटी भी कह सकता हूं। सर ये इंपल्स पिछले वाले सवाल में उस हिंज पर नहीं लग रही थी क्या? लग रही थी बेटा, लेकिन वो हिंज थी, वो मूव नहीं की। ये बेटा पार्टिकल है 1 kg का, ये तो मूव कर जाएगा यार, ये तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट तो है बेटा। तो सर अब जस्ट टाइट होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा? जस्ट टाइट होगा, उसके बाद क्या कहानी होगी, उसके लिए मैं एक बार डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। ये रहा बेटा आपका 1 kg, ये लेंथ बेटा आपकी 5, ये 5√3, इसके पास इस तरफ वेलोसिटी आ जाएगी v बढ़कर, और इस पर जो इंपल्स लगाए पीछे की तरफ, उसके कारण इस तरफ पहले वेलोसिटी 5√3 थी, अब घटकर बेटा v हो जाएगी। सर दोनों की वेलोसिटी सेम क्यों हो गई है? स्प्रिंग कंस्ट्रेंट। रस्सी अगर एक बार तन गई है तो रस्सी के एंड्स पर जो पार्टिकल जुड़े हुए हैं उनकी वजह से सेपरेशन ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, तो दोनों को जोड़ने वाले लाइन के लोग कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ ये वाली वेलोसिटी तो अभी भी रहेगी, कौन सी बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो अभी भी रहेगी। इस पर तो बेटा कोई प्रभाव आया ही नहीं, ये तो बड़ा वैसे की वैसे। सर ये v कैसे निकालो? सोचते हैं बेटा, सोचते हैं, आई हैव सम प्लान। मैं कह रहा हूं कि इस पर जो टेंशन लगी है उसने इसका मोमेंटम बढ़ाया है, इस पार्टिकल पर जो टेंशन यूं लगी है इसका मोमेंटम घटाया है। इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है बल्कि बढ़ा है, इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है बल्कि घटा है, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये जो T है ये तो आपका इंटरनल फोर्स, तो मोमेंटम कंजर्व कर दो, आंसर आ जाएगा। रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में है, सिर्फ और सिर्फ रस्सी के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बेटा हिंट है बेटा मेरे पास, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग स्ट्रिंग। अकेले पार्टिकल पर नहीं बेटा, पूरे सिस्टम पर। अभी करते हैं। 1 kg के पास इस तरफ इनिशियल मोमेंटम है 1 × 0, 2 kg के पार्टिकल के पास इस तरफ इनिशियल मोमेंटम है 5√3, सॉरी बेटा 2 × 5√3। बाद में 1 kg के पार्टिकल के पास है 1 × v, और 2 kg के पास पता है 2 × v। बेटा मेरे पास आ गया 10√3 इज 3v। बेटा v की वैल्यू आ गई है 10/√3। ले बेटा 10/√3। तो ये वाली बेटा वेलोसिटी तेरे पास आ गई है 10/√3 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा ये भी आ गई है 10/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, चल जाएगा अपना काम, चल जाएगा अपना काम। अब दूसरा सवाल बेटा, जानते हो क्या पूछने वाला हूं? फाइंड impulse of tension when string just became tight या taut। बेटा आखिर ये इम्पल्स है कितना? तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दो। सर किस पे लगाऊं? क्योंकि सर ये वाला इम्पल्स तो इस पर भी लगा है, इस पर भी लगा है, मर्जी बेटा आपकी। इस पे लगाओगे तब भी आंसर आएगा, इस पे लगाओगे तब भी आंसर दोनों में आएंगे। इस पर लगाता हूं, चलो
1 kg वाले ब्लॉक पर IMT लगाते हैं। इस तरफ इम्पल्स है बेटा, इस तरफ मैं प्लस बोल रहा हूं, इस तरफ माइनस, इस तरफ इम्पल्स है J इज इक्वल्स टू इस तरफ फाइनल मोमेंटम 1 इंटू 10/√3 माइनस इनिशियल मोमेंटम, बेटा इनिशियल मोमेंटम था 0 बट बेटा 10। ये आंसर आ गया बेटा आपका। यूनिट आप जानते ही बेटा, दैट इज 10/√3 kg मीटर पर सेकेंड या बेटा न्यूटन इंटू सेकेंड। कोई मुझे कहता सर 2 kg पे लगाओ जरा IMT, सर वही आंसर आएगा क्या? अरे बेटा क्यों नहीं आएगा, वही आएगा। डायरेक्शंस का ध्यान रख लो बेटा, वही डायरेक्शंस ले लेते हैं। इस तरफ बेटा प्लस और इस तरफ माइनस, इम्पल्स लगा इस तरफ तो बेटा माइनस J लिख दो। सर मैंने गलती से अगर J लिख दिया था कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा तेरा J नेगेटिव आ जाएगा, वो मर्जी बेटा आपकी। फाइनल मोमेंटम 2 kg के पार्टिकल के पास इस तरफ मोमेंटम है 2 इंटू 10/√3 माइनस इसी 2 kg के पास इस तरफ मोमेंटम था 2 इंटू 5√3। ले बेटा J की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है 10√3 माइनस 20/√3। बेटा √3 कॉमन लिया तो 30 माइनस 20 बेटा कितना आ गया 10/√3। ये बेटा आपका आंसर। तो चाहे आप बेटा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम किसी पर भी लगाओ, बेटा आपका आंसर बेटा दोनों ही केस में बड़े आराम से आ जाएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट बेटा, अभी तक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में हमें और बातें भी पढ़नी है बेटा, इतनी बातों से तो पार नहीं पड़ेगी बेटा, हमें थोड़ी सी बातें और पढ़नी पड़ेंगी बेटा। होमवर्क लिखिएगा, शीट में से सेंटर ऑफ मास की जो शीट है उसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बेटा शीट आगे होगी, विथ टेक्स्ट सॉल्यूशन है, तो बेटा जब भी किसी सवाल में फंसो तो उसको निपटा लेना। बेटा सेक्शन ए तो बेटा पहले से दे चुका था, अगर नहीं दे चुका तो कर लेना बेटा। बाकी एक बार सेक्शन बी सी डी निपटाओ। ये मैं कभी ना कभी बेटा सेक्शन बी सी डी पहले भी बोल चुका था, तो हो सकता है कि बेटा आप लोगों ने कर भी लिया हो। आगे सुनिए बेटा, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक कर सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक कर सकते हैं। इसी के पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोथ कर सकते हो बेटा, मैच द कॉलम्स हैं। जो इसका पार्ट 3 है कॉम्प्रिहेंशन वाला, उसमें आप कॉम्प्रिहेंशन 1 निपटा सकते हो। क्वेश्चंस बेटा 1 2 3 है, मतलब एक ही कॉम्प्रिहेंशन में 3 सवाल है, 1 2 3, तो तीनों कर लेना। मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है यार ना, बाकी बड़ा सवाल तो और भी है, लेकिन इससे तुमसे एक दिन में हो भी नहीं पाएगा, तो इतना काम निपटा लेना यार, है ना। ये होमवर्क है, निपटा लेना, फिर कल देते हैं, है ना। फिर बड़ा सवाल तो इसके आगे भी हैं, बट एक दिन में बड़ा इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं पाएगा, तो इतना काम निपटा, ठीक है। फिर इसके आगे का होमवर्क कल दे देंगे। कल बड़ा ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर और होमवर्क दे पाएंगे। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।